हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस सीरीज को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ डांस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया का नेशनल एकेडमी ऑफ डांस कौन सा है। देखो, ऑप्शन में है हमारे पास ललित कला अकेडमी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस और संगीत नाटक अकादमी। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देखो, आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में, है ना। अभी सीजीएल भी आने वाला है, तो आप आई होप कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारे आप लिख लेंगे। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो आप एक से दो बार वीडियो देख सकते हैं, आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, करेक्ट आंसर है हमारा संगीत नाटक एकेडमी। और इसको ना एस्टेब्लिश किया गया था 1953 में। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखेंगे, ये ईयर 1953 में ये बना था। और इसकी ना टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। ठीक है, और जिसमें से 2 यूनिट्स ये हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी और दूसरा है कथक केंद्र। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी है ना, ये इम्फाल में है। याद रखना इजी है, क्योंकि मणिपुर की कैपिटल इम्फाल ही है। ठीक है, और कथक केंद्र ये है इसका, ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो टोटल इसके कितने 3 कॉन्स्टेंट यूनिट्स हैं, तो 2 तो ये हो जाएंगे। ठीक है, और देखो, अब यहाँ पे एक बात हो रही है ललित कला की। तो ललित कला अकेडमी ये ना इंडिया का नेशनल एकेडमी है फाइन आर्ट्स के फील्ड में। और ये इसको स्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ललित कला अकेडमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। और ये क्या करता है, जो हमारे जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो फील्ड है ना, उसको कल्चर से जोड़ता है, लिंक करता है। ठीक है, कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो देखो, यहाँ पे एक अवार्ड की बात हो रही है, संगीत कला आचार्य अवार्ड, जिसको कि 1993 से ना हर साल दिया जा रहा है। पर इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है इस अवार्ड को। तो ऑप्शन में हमारे पास है मद्रास म्यूजिक एकेडमी, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक, शंकर महादेवन एकेडमी और सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ। ठीक है, यानी कि आपको मैं आज देखा जाए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल ही लेटेस्ट रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। जो ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक ब्रांच के, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस का जो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन के एक ब्रांच के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में, दिसंबर में। और बेसिक रूप से इसको इनॉग्रेट किया गया था 18 अगस्त 1928 को। ठीक है, और इसको सर सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा वाईएमसीए ऑडिटोरियम में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और इसका जो बेसिकली जो इसका मिशन है ना, वो कर्नाटिक म्यूजिक के फील्ड में है। ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक को स्टैंडर्ड बनाना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था 1929 में ना, इसको एक ना एनुअल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इनिशिएटेड किया गया था। और साथ में ये दिसंबर म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ मद्रास, ये भी उसी टाइम में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। और ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कल्चरल इवेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, एडिशनल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये संगीत कला आचार्य। तो ये देखो, ये जो संगीत कला आचार्य है ना, ये अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से। और बेसिकली ना ये उन लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड, जो भी ना अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को ना इस प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, संगीत कला आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। तो ये बेसिकली उनको ही दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? देखो एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वो हम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? देखो स्पोर्ट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो बेसिकली ये किसी ना किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी, है ना। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन में तो नहीं आएगा, सोशल जस्टिस में भी नहीं आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई सोशल जस्टिस की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है ना। तो अब देखो ये जो हमारा है ना स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसको ना इस्टेब्लिश किया गया था, ये बना था 1984 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिसका कि हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री हम कह सकते हैं या फिर कोई अदर चीज़ें भी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी, ये इन सब के ना बहुत सारी चीज़ों के तो जो हेडक्वार्टर्स है ना वो न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, तो एक तरह से याद रखना ईजी हो जाता है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में क्या आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की सारी चीज़ें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ही आएगी ना। और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ रिसर्च, ये सारे मतलब याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? नॉन अलाइंड मूवमेंट बोल सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल समिट हुआ था ना, मतलब कि इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है इंडिया, यूगोस्लाविया, न्यूयॉर्क, इजिप्ट। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ये देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं आपको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको कि हम हिंदी में बोलते नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से ना, तो उनको अच्छे से याद होगा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था यूगोस्लाविया में। और मे भी शायद ये 11th या 12th क्लास की बुक में है, शायद से 12th क्लास की बुक में, जिसमें कि हम कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपने जैसे पढ़ा होगा ये, तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा यूगोस्लाविया। और देखो नाम की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1961 में। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? हाँ, ये याद रखेंगे कि शीत युद्ध से रिलेटेड था, है ना, जो कोल्ड वॉर था उससे रिलेटेड था ये। और इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी ना, उसमें टोटल 25 कंट्रीज ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि 25 कंट्रीज ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मोगद्या मोदगल्ले इज लोकेटेड। हमें बताना है कि जो गंधर्व महाविद्यालय है वो कहाँ पर है, और इसको फाउंड किया गया था पंडित विनय चंद्र मोदगल्ले के द्वारा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में ही थोड़ा सा हम देखें ना, तो क्वेश्चन में क्या है ये भी पूछा जा सकता है, गंधर्व महाविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की, है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कहाँ पर है ये लोकेटेड, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है, और जो गंधर्व महाविद्यालय है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1939 में। और ये ना देखा जाए तो सबसे पुराना और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। ठीक है, और देखो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ना लोग ना म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांसेस वगैरह सीखने आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच of the following cities of Nepal does not have a branch of Indian Citizenship Association of Nepal? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें कि नेपाल के कौन से सिटी में जो है हमारा ना इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल, ये इसका ब्रांच नहीं है। मतलब नेपाल का ही एक ऐसा सिटी है जो कि इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल का ब्रांच नहीं है। ऑप्शन में है, देखो इसको सीधा सीधा याद रखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ललितपुर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें ज़्यादा
डिस्क्राइब नहीं करना है, ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना, सिर्फ ये ललितपुर याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, जस्ट ललितपुर याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ है क्या? आईसीए की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, इंडियन सिटीजन एसोसिएशन, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना, जहाँ पे ज़्यादा याद नहीं रखना होगा ना मैं वो आपको बताते हुए चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the World Meteorological Organization report reviewed during 2010 to 12, the highest registered shade temperature of dash was recorded at Al Aziz, Libya। तो देखो बेसिकली ना हमें यहाँ पे बताना है कि जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, या मैं सीधा सीधा ये बोलूँ, मैं सीधा WMO बोल देती हूँ, ठीक है। इतना लंबा नहीं बोलूंगी। तो जो WMO है ना उसने क्या किया, 2010 से 2012 के बीच में ना हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। कहाँ पर? अल अजीज लिबिया में। तो कितने डिग्री इसको रिकॉर्ड किया गया, कितने डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया? देखो ऐसे क्वेश्चन भी ना हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं जो कि हमारे देश से, हमारे लाइक मौसम वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है। तो देखो आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था ना टेम्परेचर ये अल अजीज लिबिया में कितना था, ये 58 डिग्री सेल्सियस था। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब कि करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं मंथली, वो उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जो मंथली मैगजीन्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ते वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये लाइक हम कह सकते हैं कि किसी देश की न्यूज़ है, या हम कह सकते हैं जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे हाईएस्ट ये रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो 58 डिग्री करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से और याद क्या करना है। पहला तो हो गया हमारा WMO वर्ल्ड लेवल पे, और एक हो जाएगा हमारा IMD, ठीक है। IMD क्या है ये IMD हो जाएगा हमारा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल वाला, है ना, ठीक है। अब देखो ये वर्ल्ड का है, ये इंडियन का है। अब यहाँ पे वर्ल्ड का जो है ना, ये इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 23 मार्च 1950। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और जो IMD है इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये याद रखेंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। और कुछ अच्छा, एक एडिशनल में एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि जो IMD का जो हेडक्वार्टर है ना, IMD का हेडक्वार्टर ये अभी तो दिल्ली है, पर दिल्ली से पहले ना ये कोलकाता थी। सेम इंडिया की कैपिटल की तरह पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी ना, उसके बाद दिल्ली बन गई थी, है ना। तो कोलकाता से शिफ्ट होके ये बन गई न्यू दिल्ली, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सिलिकॉन वैली विच इज सिचुएटेड इन। देखो हमें बताना है कि एक ना सिलिकॉन वैली नाम की जगह है, ठीक है, जो कि जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन का हब है। मतलब कि यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे हब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन वैली है ना ये है कहाँ पर? तो अब देखो ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे। आप इंडिया का मत सोच के चल लेना, क्योंकि ऑप्शन में इंडिया जैसा कोई चीज़ नहीं है। ऑप्शन में टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। तो देखो जो सिलिकॉन वैली जो सिटी है ना ये है हमारा कैलिफोर्निया में। हालांकि इंडिया का जो बेंगलुरु है ना उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। बट वैसे जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो याद रखना आपको ये। देखो इसके आंसर को, कैलिफोर्निया करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन वैली ये बिगेस्ट हब है IT इंडस्ट्री का वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ पे ना हम देख सकते हैं बिगेस्ट टेक्नोलॉजीज कंपनीज प्रेजेंट है अभी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये कहा जाता है बेंगलुरु को, जो मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर्ड टू एज अ कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। हमें बताना है वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको कि कहा जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना वो साइंस को ही डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है ऐसा? देखो ऑप्शन में है अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका,
ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही ये जो कॉन्टिनेंट है, यही इसको कहा जाता है कि ये साइंस को डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये तो जैसे आपका वन लाइनर में याद रखने वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, है ना। अब यहाँ पे देखो, अंटार्कटिका ये है कहाँ पर, तो ये साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे नीचे है ये कॉन्टिनेंट। और ये ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कि कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, यहाँ पे मतलब कि लोग रहते ही नहीं है। ठीक है, और देखो टोटल 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है टोटल। कौन कौन से है ये, तो देखो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और याद रखेंगे जो हमारा जो इंडिया आता है ना, ये आता है किसमें, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आता है एशिया में। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है ये हमारा इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान। देखो भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स बताना है। अब देखो हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें अब ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है। तो बेसिकली ना भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है ना वो आर्करी है, आर्चरी बोलते हैं ना इसको। आर्चरी, आर्चरी मतलब समझते हैं ना, तीरंदाजी, जिसमें तीर वगैरह चलाया जाता है बो से, है ना। तो वो हमारा इन जो धनुष से हम तीर चलाते हैं उसको भी बोलते हैं आर्चरी। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल देख लेते हैं क्या है। आर्चरी, इट इज अ गेम ऑफ शूटिंग एरोज यूजिंग अ बो। ठीक है, इसमें शूट वगैरह किया जाता है ना एरो से। ठीक है, अच्छा, भूटान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल तो थिम्पू है, भूटान की कैपिटल। ठीक है, नेशनल फ्लावर छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि भूटान का नेशनल फ्लावर जान के क्या करेंगे, या पढ़ लेते हैं एक बार, कोई नहीं पढ़ लेते हैं। देखो भूटान का नेशनल फ्लावर है ब्लू पोपी, नेशनल ट्री है हिमालयन साइप्रस, नेशनल एनिमल है द टेकिन, नेशनल एंथम है ड्रुप सेंधेन, और नेशनल स्पोर्ट्स, हाँ अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आ गई है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज, अब जैसे क्रिकेट, ये कहाँ नेशनल स्पोर्ट्स है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, जमाइका का, बाराबाडोस का नेशनल स्पोर्ट्स है। अब वॉलीबॉल ये कहाँ का है नेशनल स्पोर्ट्स, तो श्रीलंका का है, नेपाल का है। और आइस हॉकी ये हो जाएगा कनाडा का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। देखो हमें बताना है कि जो एवरेज फंक्शन है ना वो कौन से टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। तो देखो ऑप्शन में है हमारे पास मूव फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ऑटोसम फंक्शन। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा ऑटोसम फंक्शन। अच्छा देखो, अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज है ना तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसका प्रैक्टिस के थ्रू हम चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो तो ऑटोसम फंक्शन हो जाएगा। और देखो आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में। ठीक है, और देखो सीएचएसएल के एग्जाम में ना कंप्यूटर के कुछ कुछ फंक्शंस तो पूछता ही है, कुछ फंक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है। तो अगर आप सीएचएसएल का भी एग्जाम दे रहे हैं ना तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, और अगर मैं आपको मेरी सीरीज में अच्छी मिल जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये जो ऑटोसम फंक्शन बेसिकली इसमें होता क्या है। देखो द एवरेज फंक्शन इज टाइपिकली लिस्टेड इन द ऑटोसम फंक्शन। देखो बेसिकली ना हम एवरेज, हमारा जो ये ऑटोसम फंक्शन होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है हमारा ये ऑटोसम फंक्शन। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हम क्विकली वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, कुछ कॉमन फंक्शन जैसे कि कैलकुलेशन में हम सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब देखा जाए तो एक्सेल ना एक वाइड रेंज में है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑटोसम के फंक्शन में ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। देखो बात हो रही है कि स्काइप फंक्शन में, स्काइप के लिए ना हमारे जो कंप्यूटर में जो कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं।
ठीक है। स्काइप के लिए बेसिकली ना किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो स्काइप ना एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस कम्युनिकेशन के लिए, इस स्काइप के लिए, स्काइप के फंक्शन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन में है हमारे पास वेब कैम है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है। ठीक है, तो देखो, हाँ, हमें ना इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें एक वेब कैमरा चाहिए होता है, माइक्रोफ़ोन चाहिए होता है और एक स्पीकर चाहिए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है? जैसे आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ऑनलाइन भी करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सारे ही करेक्ट है। स्काइप इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। क्या होता है कि स्काइप ना एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि यूजर्स को अलाउ करता है, ये वॉइस कॉल कर सकते हैं यूजर्स, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, इंस्टेंटली चाहे तो मैसेज को सेंड कर सकते हैं, अपनी कुछ फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, और मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हमें नेट की ज़रूरत होती है और नेट के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी देखो तो जो अभी इंडिया है ना वो टेक्नोलॉजी की साइड में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो चीज़ें तो देखो आप अब जल्दी जल्दी इजी वे में ही होंगी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन एम एस एक्सेल। तो हमें बताना है एम एस एक्सेल में कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट की जो चौड़ाई होती है ना एम एस एक्सेल में, वो कितनी होती है? देखो ऑप्शन में 6 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर। तो बेसिकली ना हमारा जो को एम एस एक्सेल में कॉलम की जो चौड़ाई होती है ना वो होती है 8 कैरेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आया हुआ कब का है ये? देखो एस एस सी सी एच एस एल 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो टोटल 8 कैरेक्टर की नीड होती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा ना, तो आपको पता ही होगी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक्सेल पे अगर आपने काम किया होगा तो, ठीक है। अब देखो जो डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है ना, बेसिकली उसमें ना 8.43 कैरेक्टर की नीड होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 64 पिक्सल के बराबर, ठीक है। और कुछ डिफॉ कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि रो की हाइट होती है 15 पॉइंट, इसको हम पिक्सल में कह सकते हैं 20 पॉइंट। फ़ॉन्ट हमारा कैलिबर होता है, फ़ॉन्ट साइज़ इतना होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हमें पता है तो हम ये ईज़िली कर पाएँगे, ठीक है। मेन होता है कि हमें एक्सेल पे थोड़ा-सा काम करने आना चाहिए, तो हम क्या होता है कि माइंड के थ्रू ना आंसर्स को ईज़िली कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन एमएस वर्ड which option allows you to align text in a way that it appears vertically at the bottom of a cell or text box? देखो बात हो रही है ना इसमें कि एम एस वर्ड में ना कौन सा ऑप्शन हमें ना टेक्स्ट को वर्टिकली दिखाने के लिए, मतलब जो हमारा ये जो बॉटम सेल होता है या बॉटम टेक्स्ट होता है उसको वर्टिकली दिखाने के लिए क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? देख लेते हैं। वर्टिकली दिखाना है ना हमें, हाँ, वर्टिकली अपीयर होने के लिए जो बॉटम सेल होता है हमारा, देखो ऑप्शन में है, बॉटम है तो बॉटम वाला ही तो आंसर हो जाएगा ना, बॉटम अलाइनमेंट हो जाएगा ना बॉटम के लिए तो, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ है क्या, देख लेते हैं। बॉटम अलाइनमेंट करेक्ट आंसर है हमारा। और देखो बॉटम अलाइनमेंट में चीज़ें टेक्स्ट बॉटम की साइड आ जाता है, ठीक है। और सेंटर अलाइनमेंट में हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेंटर में रख सकते हैं। और जस्टिफाई में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो अलाइनमेंट होता है ना उसको हम बोथ लेफ्ट और साइड में मार्जिन, उसके मार्जिन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम एक एम एस एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नॉन एज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को ना कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी है हमारा कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। कन्वेंशनली हमारा करेक्ट आंसर है पब्लिक की एन्क्रिप्शन। इसको देखो इन सब के नाम दिए गए हैं कि पब्लिक की एन्क्रिप्शन को ना
पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और हाइब्रिड एनक्रिप्शन को primitive combines the efficiency of symmetric encryption with the convenience of public key estimate। ये छोड़िए, ये नहीं, याद रखेंगे कन्वेंशनल एनक्रिप्शन और पब्लिक की को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और आगे देख लेते हैं कुछ, ये सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। तो देखो हमने ना हमारे जो क्वेश्चन की ना सीरीज है ये हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर हम दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।